हेलो बच्चों, वेलकम सुनीता सिन्हा चैनल। सुनीता सिन्हा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं जो आप लोगों के बीच जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है साहित्य। आज मैं बताऊंगी साहित्य के बारे में। साहित्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसके प्रकार कितने हैं, आदि बातों की जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले साहित्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। ज्ञान के संचित कोश को, ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। अब देखिए बच्चों, हमने लिखा कि ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। अब ये ज्ञान आया कहाँ से, तब तो उसको संचित करेंगे। तो ज्ञान का किनका दिया हुआ ज्ञान, हमारे शिक्षाविदों ने या फिर हमारे संतों ने जो अपने जीवन के अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त किए, उस ज्ञान को जो संचित कर रखा गया उसे ही साहित्य कहते हैं। संचित यानी, संचित का मतलब हो गया संग्रह करना, एकत्रित करना, इकट्ठा करना, जमा करना, या सिंपल वे में समझ लो जमा करना, जमा करके रखना। जो बहुत सारी चीजें हो तो उसको जमा कर देते, एक जगह रख देते, इकट्ठा कर देते हैं। तो ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। यानी ज्ञान कहाँ से है, हमारे शिक्षाविदों ने या फिर संतों ने उनके जीवन में जो अनुभव हुआ, जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान को जहाँ एकत्रित जमा करके रखा गया उसे ही साहित्य कहते हैं। संचित कोश, कोश यानी, कोश कहते हैं खजाना को। खजाना कहो, निधि कहो, भंडार बोलो, ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो संचित कोश को मैंने इकट्ठा किया हुआ है, जो ज्ञान को एक जगह एकत्रित किया गया है, वो हो गया खजाना, भंडार कहलाएगा। वो संचित ज्ञान जो क्या है वो भंडार है। यानी वहाँ एक नहीं अनेकों प्रकार के ज्ञान मिलेंगे, है ना। अनेक आदमी का, एक ही आदमी का एक जगह हो सकता है, या फिर अनेकों आदमी का दिया हुआ अनुभव ज्ञान उसको एकत्रित कर रखा गया है, उसे ही साहित्य कहते हैं। अब एक बात और बता दें यहाँ हम, ये कोश और कोश दोनों का मतलब खजाना ही है। लेकिन ये जो कोश है, ताला मिश्रा वाला कोश, इसको हम लोग शब्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी लिखने पढ़ने में जब आ जाएगा तब ये कोश, जैसे कि शब्दकोश, शब्दकोश यानी शब्द का भंडार। भंडार में क्या होता है, अधिक मात्रा में सामान रहता है, रखा हुआ रहता है प्रचुर मात्रा में। तो ये शब्दकोश में हमको क्या क्या मिलेगा, पर्यायवाची शब्द मिलेगा, विलोम शब्द होता है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द रहेगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द रहेगा, है ना। शब्द एक और अर्थ अनेक आता, भिन्नार्थक शब्द उसी को कहते हैं। तो इस तरह से यानी शब्दकोश यानी भंडार, एक चैप्टर आता है व्याकरण बुक में शब्द भंडार कर, यानी वहाँ शब्दों का भंडार रहेगा। अब जैसे एक पर्यायवाची शब्द मान ले लेते हैं, जैसे घर। अब घर के लिए पर्यायवाची कई शब्द है, भवन है, निकेतन है, सदन है, आलय है, और भी कई वर्ड हैं, और भी कई शब्द हैं घर का। तो यहाँ कितने सारे शब्द मिल गए, एक शब्द के लिए कितने सारे शब्द मिल गए। ऐसे कईयों शब्द उसमें शब्द भंडार में हर तरह का मिलेगा। इसको पर्यायवाची शब्द बोले या समानार्थी शब्द बोले, विलोम शब्द बोले या विपरीतार्थक शब्द बोले,
भिन्नार्थक शब्द भी बोलते हैं, यानी शब्द एक रहता है और उसका अर्थ अलग अलग निकलता है। जैसे कि एग्जाम्पल दे देते हैं, पर का क्या क्या हो सकता है? पर यानी एक हो जाता है ऊपर, जैसे मेज के ऊपर किताब रखी है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेज पर पुस्तक रखी है। दूसरा पर हो गया पराया, पराया है ना। जैसे कि रावण ने पर स्त्री का हरण कर लिया था, सीता जी का हरण कर लिया था। सीता जी तो उनकी स्त्री थी नहीं, वो तो राम जी की स्त्री थी। तो पर स्त्री यानी दूसरे की स्त्री का हरण कर लिया था। तो पर यानी पराया भी होता है, पर यानी ऊपर भी होता है। एक पर का मतलब पंख होता है, कहते हैं चींटियों के भी पंख निकल आए हैं, है ना। तो पर यानी या चिड़िया के पर यानी पंख भी हो गया। तो शब्द एक है लेकिन अर्थ अनेक है, इसको कहते हैं अनेकार्थक शब्द। शब्द एक है लेकिन अर्थ अलग अलग दे रहा है। उसी तरह से एक होता है, शब्द भंडार में आएगा श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। श्रुति भिन्नार्थक शब्द। अब देखो इसमें 4 शब्द है, एक है श्रुति, दूसरा है सम, तीसरा है भिन्न और चौथा है अर्थक, यानी भिन्न जोड़ अर्थ मिलकर बन गया भिन्नार्थ। इसका अ और इसका मिलकर के बन गया आ, भिन्ना, ये जो हो गया आ। तो श्रुति यानी सुनना, सम यानी बराबर, बराबर कहे या समान बोल दे, एक समान। भिन्न यानी हो गया अर्थ, भिन्न यानी अलग, और अर्थक यानी अर्थ देने वाला, मतलब देने वाला। अर्थ मतलब उसका अर्थ जो निकल रहा है, मतलब निकल रहा है। तो श्रुति संभिन्नार्थक शब्द यानी वैसा शब्द जो सुनने में एक समान लगे लेकिन उसका अर्थ मतलब अलग अलग निकल रहा है। जैसे कि एग्जांपल यहीं पे बता रहे, कोश और कोश। तालव्य है तो तालव्य किसके लिए है? शब्दों के लिए आएगा, शब्द कोश। और ये कोश जो है खजाना, ये रुपया पैसा से संबंधित है। रुपया पैसा जब रहेगा आर्थिक मामले में, तब यहाँ ये कोश लिखाएगा। कोश यानी जैसे कि सरकार जो है अपना राहत कोश से, मान लो कहीं बाढ़ आ गया या कहीं सूखा हो गया जिसकी वजह से किसान भूखे मर रहे हैं क्योंकि फसल तो हुआ नहीं, सूखा हो गया, बारिश हुई नहीं, फसल नहीं होगा, जो कि उनका एक स्रोत है अपना जीवन यापन करने का, वो स्रोत ही उनका खत्म हो गया। तो वैसे हालत में क्या करती है सरकार जो है, वो राहत कोष से, राहत देना यानी सुविधा पहुंचा देना, तो वो राहत कोष से यानी वहां से वो उस खजाने से पैसा निकाल कर देती है कि भाई उन किसानों को, उन गरीबों को बांट दीजिए जिनका खेत में फसल नहीं हो पाया है। तो या फिर दीन और दीन, दीन और दीन, अब दोनों तो दिन है। ये दिन में द में बड़ी की मात्रा है, इसमें छोटी की मात्रा है, सुनने में एक ही समान लगता है, दीन और दिन। ये चूंकि बड़ी की मात्रा है तो इसमें थोड़ा ज्यादा जोड़ देंगे और इस पर कम जोड़ देंगे। इससे अधिक समय लगता है बड़ी की मात्रा के उच्चारण में। इसके बड़ी की मात्रा के उच्चारण में छोटी की मात्रा यानी हर्षी की मात्रा के उच्चारण से इससे दुगुना समय बड़ी की मात्रा में लगता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे दीन और ये कहेंगे दिन। इस दिन का मतलब होता है गरीब और इस दिन का मतलब होता है दिवस। दिवस बोले या फिर वार बोले, सोमवार, मंगलवार, यानी आज सोम दिन है, मंगल दिन है। वार बोले या दिवस बोले, दिवस स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस में दिवस लिखते हैं यानी दिन है, आज स्वतंत्रता का दिन है। तो उच्चारण समान है, ऐसे शब्द को कहते हैं श्रुति संभिन्नार्थक शब्द।
और ये सारे शब्द जो है वो शब्द भंडार शब्द कोश में मिलेगा। शब्द भंडार एक चैप्टर आता है जहाँ की सब प्रचुर मात्रा में शब्द रहता है दिया हुआ, वहां से आप ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तो ज्ञान के संचित कोश को ही साहित्य कहते हैं, यानी कि इसलिए कोश हम यहाँ ऐसे लिखे हैं। अगर ये कोश लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रुपया पैसा से संबंधित आर्थिक मामले में ये कोश दिखाता है। तो ध्यान दोगे, इसलिए हम तुम लोगों को इतना डिटेल में बता देते हैं। ज्ञान के संचित यानी संग्रह किया हुआ, एकत्रित जमा किया हुआ खजाने को उस जगह जहाँ ढेर सारा हो, प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में हो ज्ञान को, उसे ही साहित्य कहते हैं। साहित्य शब्द जो है वो कैसे मिलकर बना है जरा वो भी बता दे, जान लो। साहित्य शब्द जो है वो बना है स जोड़ हित जोड़ य, इससे मिलकर बना है साहित्य। स यानी साथ और हित यानी भला, यानी वैसा ज्ञान जिससे आपका भला हो, अच्छा हो, उसे ही साहित्य कहते हैं। वैसा ज्ञान जो आपके भले के लिए, हित के लिए, उसे ही साहित्य कहते हैं। अगर इस ज्ञान को आप अपने जीवन में उतारेंगे, उसको अपनाएंगे, तो आपका भी अच्छा होगा, भला होगा। उन्होंने जो अपना ज्ञान अर्जित किया कि नहीं ऐसे करने से भला होता है, अच्छा होता है जीवन में, तो उन्होंने लिखकर, है ना, इसीलिए लिपि बना है, लिखकर। और यहीं से इतिहास भी शुरू हुआ। जब लिपि का निर्माण हो गया, लिपि हम एक वीडियो में आपको बताए हुए हैं, भाषा लिपि और व्याकरण वाली वीडियो में, तो उसमें हम बताएं कि लिपि किसे कहते हैं। लिपि ही लिखने के ढंग को कहते हैं, और वो लिखने के ढंग के लिए एक निश्चित चिन्ह बनाया गया है। खैर वो तो पहली बात है, माँ जाए अपने उस विषय पर। तो वो जो क्या बता रहे थे, हाँ, अगर हम उसको अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा वो भला ही होगा। और इस ज्ञान को उन्होंने, वही लिपि का निर्माण हुआ तो वो उन्होंने लिख कर रख दिया, ताकि ये उनके बराबर पीढ़ी वाले या उससे आने वाली पीढ़ी उससे पढ़कर अपना ज्ञान हासिल करे, उसको अपने जीवन में उतारे और एक अच्छा और एक नेक इंसान बने। तो साहित्य जो है वो दो प्रकार का होता है। साहित्य जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला है गद्य और दूसरा है पद्य। गद्य यानी कहानी, इसके अंतर्गत आता है कहानी, नाटक, लेख, पत्र, जीवनी, संस्मरण, उपन्यास, ये सब जो है गद्य के अंतर्गत आते हैं। गद्य यानी कहानी, कहानी, नाटक, लेख, पत्र, जीवनी, संस्मरण, उपन्यास आदि सारे गद्य के अंतर्गत आते हैं। पद्य में क्या क्या आते हैं? पद्य में आएगा कविता, आएगा, गीत आ जाएगा, गजल, छंद आ जाएगा, दोहा, है ना, ये सब चीज आ जाएगा पद के अंतर्गत। गीत है, गजल है, दोहा है, छंद है, ये सब आ जाएगा। तो हमारे शिक्षाविदों ने या संतों ने अपने जीवन अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त किए वो दो प्रकार से बताए, या तो कहानी, नाटक, लेख आदि के रूप में, या फिर कविता, गीत, गजल, दोहा ये सब के रूप में बताए। दो तरह से उन्होंने बताया।
इसलिए इसके अंतर्गत ये सब सारी बातें आती हैं और पद के अंतर्गत कविता, गीत, गजल आदि आते हैं। अब बात है, एक सवाल भी आता है कि गद्य और पद जो है इसमें क्या अंतर है। तो कई लोग बताते हैं या बच्चे लोग भी लिख देते हैं कि गद्य के अंतर्गत ये सब सारी चीजें आती हैं और पद के अंतर्गत ये सब चीजें आती हैं। ये तो सही है, ये सब चीज तो आती ही है, लेकिन मुख्य बात तो उन्होंने बताया ही नहीं। मुख्य बात ये है कि गद्य में जो है उसमें शब्द अधिक होता है, शब्द अधिक होते हैं। उपन्यास देखोगे कई कितने पन्नों का, 100 150 पन्नों का, 300 पन्नों का ही एक उपन्यास होता है। तो इसमें शब्द अधिक होता है, लेकिन अर्थ उसका कम होता है, कम निकलता है। और ठीक इसी का उल्टा पद है, इसमें क्या है, शब्द कम होते हैं लेकिन अर्थ उसका अधिक निकलता है। गद्य का जैसे कि एग्जाम्पल दे देते हैं कि मान लो परिश्रम का, मेहनत का फल या परिश्रम का फल मीठा होता है, अर्थ इतना ही निकल रहा है। अब इसको बताने के लिए कहानी एक पैराग्राफ का भी हो सकता है, एक पन्ने का भी लोग बना सकता है कि भाई एक किसान थे, उसके 4 बेटे थे, वो बहुत आलसी थे, काम नहीं करते थे। जब किसान बीमार पड़ गया तो बहुत चिंतित हो गया, वगैरह वगैरह कहानी बना करके बताए कि उन्होंने कैसे किसान अपने 4 बेटों से अपना खेत खुदवाया, फसल लगवाया, फसल उगा। तो उन्होंने बताया कि देखो परिश्रम किए तो इसका फल अच्छा मिला। तो इसको बताने के लिए उन्होंने कई पैराग्राफ लिख दिए कहानी को, कई सारे शब्द इसके अंतर्गत आ गए। एक पैराग्राफ में भी बता सकते हैं, 10-12 लाइन में, इसको एक पेज में भी बता सकते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है कि गद्य में जो है वो शब्द अधिक होता है और उसका मीनिंग जो होता है, अर्थ, वो कम निकलता है। और इसका ठीक उल्टा है पद्य, इसमें शब्द कम होते हैं लेकिन अर्थ अधिक निकलते हैं। जैसे कि मान लो इसी में है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। एक और दूसरा एग्जांपल देते हैं कि क्या है, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से भी ना जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी कहने का अर्थ क्या हो गया उनका कि प्रेम रूपी जो धागा है, ये रिश्तों का जो बंधन है वो एक धागे की तरह है। अगर धागा है वो एक समरूप जैसा रहता है, तो उसको अगर हम तोड़ देते हैं, तोड़कर अगर हम जोड़ना चाहें उस धागा को, तो वो नहीं जुड़ सकता है। लाख प्रयास करें तो वो नहीं जुटेगा। और अगर जब हम उसको जोड़ देते हैं तो वहां पे एक गांठ पड़ जाता है, वो जो दिखलाई देता है। तो ये बात भी सही है कि अगर हम धागा को तोड़ दें और उसको जोड़े तो नहीं जुटेगा, और जब हम उसको दोनों को मिलाकर जोड़ते हैं, गांठ दे देते हैं, तो वहां पे एक निशान पड़ जाता है। इसके पीछे कहने का क्या अर्थ है कि आपका जो किसी रिश्ता से प्रेम बना हुआ है, किसी से, है ना, प्रेम बंधन बना हुआ है, तो उसको बनाए रखना, उसको तोड़ना नहीं है। अगर आप किसी कारणवश बीच में दरार आ जाती है, मन मुटाव आ जाता है, तो वो भी धागे की तरह टूट जाता है, अलग हो जाते हैं आप। और लाख प्रयास करिएगा तो फिर वो मन नहीं मिलता पहले की तरह। अगर फिर आप में मित्रता हो जाती है, मन मिल जाता है, तो भी आपके हृदय के किसी एक कोने में वो जरूर गांठ पड़ा रहेगा कि नहीं, ये आदमी उस वक्त हमको मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार किया था। तो कहने का वही मतलब है कि प्रेम जो है, रिश्ता जो बंधन है, वो एक धागे की तरह। तो पद में यही है, शब्द कम होता है लेकिन अर्थ उसका अधिक निकलता है। और ठीक इसका उल्टा यही है कि इसमें शब्द अधिक होंगे और उसका अर्थ छोटा होगा, कम होगा। यही दोनों में, गद्य में और पद में अंतर है। एक बात हमारा छूट गया कि साहित्य जो है वो लैटिन वर्ड से बना है। कौन सा लैटिन वर्ड है वो? लेटर।
लैटिन वर्ड लेटर से बना है, लैटिन वर्ड लेटर है और लेटर से बना है लिटरेचर। लैटिन वर्ड जो है, लैटिन शब्द लेटर, उससे बना है लिटरेचर, और लिटरेचर का हिंदी होता है साहित्य। और साहित्य जो है वो स जोड़ित जो य से बना है, स यानी साथ, हित यानी भला। वैसा ज्ञान जिससे आपका भला हो, आपको अच्छा हो, वैसे ज्ञान को ही साहित्य कहते हैं। साहित्य दो प्रकार का हो गया, गद्य और पद्य। गद्य में हो गया ये सारी चीजें आती हैं, पद्य में ये सारी चीजें आती हैं। दोनों में डिफरेंस बता दिए। इसमें शब्द अधिक और अर्थ कम होता है, इसमें शब्द कम और अर्थ अधिक निकलता है, गहरा होता है। शब्द कोश का संचित का अर्थ बता दिए, कोश बता दिए। कोश दो प्रकार से लिखाता है, कोश का अर्थ क्या है, दोनों कोश को कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, इन सारी बातों की जानकारी दे दी। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।